बहन ने मुझसे पूरे 10 साल तक नफरत की। आखिरी झगड़े के बाद मैं घर छोड़कर भाग गया, लेकिन अचानक आए भूकंप में फंस गया। तभी होटल का झूमर मेरे ऊपर गिरने वाला था कि दीदी अचानक मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। फान युआन, भागो, पीछे मत देखना। झूमर जोर से नीचे गिरा, लेकिन उसने मेरी तरफ राहत भरी मुस्कान से देखा। माँ पापा ने कहा था तुम्हारा ख्याल रखना, मैंने अपना वादा निभा दिया। अगले जन्म में हमारी फैमिली के सामने बताना। दीदी, मुझे लोगों ने कसकर पकड़ रखा था और मैं बस बेबस होकर उसे मलबे में दबते देखता रहा। उसी रात मैं बिना सोचे नदी में कूद गया। लेकिन जब दोबारा आंख खुली मैं उस दिन लौट चुका था, जिस दिन मुझे मेरे असली परिवार से मिलवाया था। मैंने देखा दीदी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी थी। मैं उसके पास से गुजर गया और फिर उसके पीछे खड़ी लड़की को देखकर पुकारा, दीदी, तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? जरा सोचो, तुम्हारा सरनेम क्या था? घर कहाँ था? परिवार में कौन कौन था? जब तुम्हें अगवा किया गया तब तुम 7-8 साल के थे। कुछ तो याद होगा। मैंने सिर झुकाकर कहा, वहाँ मुझे बहुत मारा जाता था। एक बार सिर पर इतनी जोर से चोट लगी कि बेहोश हो गया। उसके बाद बहुत कुछ भूल गया। महिला पुलिस वाले की आंखों में दया भर आई, उसने कलम रख दी। कोई बात नहीं, अगर बाद में कुछ याद आए तो हमसे संपर्क करना। मैं पुलिस स्टेशन से बाहर निकला ही था कि एक परिचित चेहरा मेरी तरफ तेजी से आता दिखा। वो मेरी बहन फांग शिया थी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। पिछले जन्म में तो पुलिस के फांग परिवार से संपर्क करने के बाद ही वो मजबूरी में मुझे लेने आई थी। इस बार इतनी जल्दी क्यों? मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक गईं। वो तेज कदमों से मेरे पास आई, लेकिन मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, हमारे परिवार से रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करना। फांग परिवार में पहले से एक बेटा है। मैं सब समझ गया। फांग शिया भी पुनर्जन्म लेकर आई थी। वो डरती थी कि मैं फिर से परिवार में लौट जाऊंगा, इसलिए मुझे रोकने यहाँ आई थी। मेरी नाक जलने लगी, लेकिन मैंने जानबूझकर अनजान बनने का नाटक किया। आप कौन है? कौन सा फांग परिवार? उसके चेहरे पर शक उभरा। अब कौन सा नया ड्रामा कर रहे हो? मैंने अपने सिर की ओर इशारा किया। सच में नहीं जानता। यहाँ चोट लगी थी, बहुत कुछ याद नहीं। उसकी आंखों में पल भर को अपराध बोध झलका, मगर तुरंत गायब हो गया। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें सच में याददाश्त गई है या तुम नाटक कर रहे हो। बस इतना जान लो कि फांग परिवार तुम्हारे लिए जगह नहीं है। हालांकि हम अजनबी हैं, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकती हूँ। रहने के लिए घर भी दिलवा दूंगी ताकि तुम बड़े होने तक जी सको। बस पुलिस के पास जाकर कुछ मत कहना और मेरे परिवार को परेशान मत करना। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद, लेकिन जरूरत नहीं। उस रात मैं गेस्ट हाउस के बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। पिछले जन्म में भी इसी साल मुझे पहाड़ों से बचाकर वापस लाया गया था। लेकिन जब मैं घर पहुंचा वहां एक अजनबी लड़का पहले से मौजूद था। माँ ने झिझकते हुए कहा था, तुम्हारे खो जाने के बाद हम बहुत टूट गए थे, इसलिए हमने फांग हाओ को गोद ले लिया। उनकी निगाहें मुझ पर अजनबी जैसी थीं, जबकि उस लड़के के लिए प्यार और अपना साफ दिखता था। मैं टूट गया था। मैंने उस लड़के की ओर उंगली उठाकर चिल्लाया, तुम चोर हो, तुमने मेरा घर छीन लिया। पापा ने गुस्से से डांटा, फांग युआन, तुम्हें जरा भी समझ नहीं है। मैं कांपते हुए रो पड़ा। मैंने इतना दुख सहा, फिर सारी खुशियां उसे क्यों मिली? उसी रात वो लड़का एक चिट्ठी छोड़कर चुपचाप चला गया। मैं अनाथालय वापस जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से ये परिवार टूटे। माँ पापा ने मुझे दोष नहीं दिया, बस भारी सांस लेकर बोले, चलो उसे वापस ले आते हैं। लेकिन रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। तीनों वहीं मर गए। उस दिन के बाद से बहन मुझसे नफरत करने लगी। इन सब यादों से मेरा गला भरा है। अब जबकि मैं फांग परिवार वापस नहीं जा सकता था, मुझे अपने भविष्य के बारे में सोचना था। तभी मेरे मन में एक नाम उभरा, लियू रियान। वो कमज़ोर सी लड़की जो हर बार मुझे मार खाने से बचाती थी। जब मुझे सुअर के बाड़े में बंद कर ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया जाता, वो अपना आखिरी कपड़ा उतारकर मुझे ओढ़ा देती। अब से मैं तुम्हारी दीदी हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। हमने साथ मिलकर न जाने कितनी तकलीफें झेली थीं, लेकिन बाद में उसे दूसरे गांव भेज दिया गया। पिछले जन्म में मैं उसे ढूंढना चाहता था, मगर घर की घटनाओं में उलझकर कभी जा नहीं पाया। इस जन्म में मैंने तय कर लिया, मैं उसे ज़रूर ढूंढूंगा। अगली सुबह मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा। जानकारी दर्ज कराने के बाद जैसे ही बाहर निकला, फांग शिया ने गुस्से में मेरी कलाई पकड़ ली। तुमने फिर मुझे बेवकूफ़ बनाया। तुम सच में नाटक कर रहे हो। आखिर क्यों फांग परिवार लौटना चाहते हो? वहां कोई तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा। मैंने उसका हाथ झटक दिया और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। तुम्हें अगवा किया गया था ना, तो क्यों नहीं सारी जिंदगी पहाड़ों में ही मर गए? मैंने बिना झिझक उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। क्या तुम्हारी नज़र में अगवा किए गए लोगों को मर जाना चाहिए? वो जैसे उस थप्पड़ से होश में आई। सॉरी। पास खड़ी महिला पुलिस वाली अब और नहीं सह सकी। मैडम, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये बच्चा अपने परिवार को ढूंढ रहा है, आपको बीच में बोलने का क्या हक है? फांग शिया कुछ देर चुप रही, फिर मेरा हाथ पकड़कर बोली, तुम्हें घर जाना है ना? चलो। मैंने उसका हाथ छुड़ा लिया। हाँ, घर जाना है, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। मेरी दीदी का नाम लियू रोयान है, वो इसी प्रांत में रहती है। फांग शिया स्तब्ध रह गई। फांग युआन, तुम्हारी इतनी हिम्मत? ये लियू रुयान कौन है? मैंने शांत स्वर में कहा, मैं फांग युआन नहीं हूं, मेरा नाम लियू युआन है। उसका चेहरा पल भर में सफ़ेद पड़ गया। तुम भी वापस आ गए हो, है ना? मैंने उसकी ओर बिना भाव के देखा। मुझे समझ नहीं आया आप क्या कह रही हैं। उसकी आंखों में पागलपन उतर आया।
तुम चाहे जितना अनजान बनो, इस सच को नहीं बदल सकते कि तुम हत्यारे हो। महिला पुलिस अधिकारी झुंझलाकर बोली, पागल कहीं की। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गाड़ी में बैठा लिया। चलो, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। फांग शिया अब सचमुच घबरा गई। वो भागकर गाड़ी के पीछे आई और खिड़की थपथपाने लगी। तुम लोग उसे कहाँ ले जा रहे हो? लेकिन जवाब में उसे सिर्फ गाड़ी के धुएं का गुबार मिला। काफी देर बाद गाड़ी एक छोटे से गार्डन वाले मकान के सामने जाकर रुकी। हमने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। जी, आप लोग कौन हैं? मैंने सामने खड़ी लड़की को देखते ही खुद को रोक नहीं पाया। मैं सीधे उसकी बाहों में जाकर लिपट गया। दीदी, मैं हूं तुम्हारा छोटा भाई। उसका शरीर एक पल को सख्त हो गया, लेकिन उसने मुझे तुरंत दूर नहीं किया। उसी समय पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। फांग शिया दौड़ती हुई ऊपर आई और गुस्से में मुझे खींचकर अलग कर दिया। फांग युआन, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता भी है ये कौन है? ऐसे किसी अजनबी के गले लग रहे हो। अगर ये बुरी इंसान निकली तो? मैंने जटिल भावों से उसकी तरफ देखा। ये मेरी दीदी है। तुम्हें मेरी दीदी को डांटने का कोई हक नहीं। फांग शिया गुस्से से हंस पड़ी। ये तुम्हारी दीदी है? फांग युआन, तुम्हें आंखें नहीं है क्या? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अगर ये मेरी दीदी नहीं तो क्या तुम हो? उसका चेहरा तमतमा उठा। लगभग तुम्हारी बातों में आ ही गई थी। मैंने पहले ही कहा था, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूं, और तुम मेरे भाई कहलाने के लायक भी नहीं हो। महिला पुलिस अधिकारी आखिरकार झल्ला उठी। आखिर तुम दोनों में इसका असली परिवार कौन है? उसी पल लियू रुयान ने मेरी तरफ देखा। जिस क्षण मैं उसकी बाहों में भागकर गया था, उसी क्षण उसने मुझे पहचान लिया था। उसने मेरी आंखों में छिपी विनती देखी। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने हल्के से सांस ली और बोली, मैं इसकी बहन हूं। धन्यवाद, आपने मेरे भाई को ढूंढ लिया। फांग शिया का चेहरा अविश्वास से भर गया। उसने मुझे घूरते हुए कहा, बहुत अच्छा, ये तुम्हारा अपना फैसला है, बाद में पछताना मत। इतना कहकर वो मुड़ गई। मैं उसकी जाती हुई पीठ को देखता रहा। दिल में अजीब सी कसक उठ रही थी। जब सब लोग चले गए तब मैंने धीरे से लियू रुयान से कहा, सॉरी, मैंने तुम्हें परेशानी में डाल दिया। उसने धीमे स्वर में पूछा, वो तुम्हारी असली बहन थी ना? अगर परिवार से झगड़ा हुआ है तो जब सब ठीक हो जाए वापस चले जाना। मैंने सिर हिला दिया। मैं कुछ कहने ही वाला था कि अचानक मेरी नज़र मेज़ पर रखी दवाइयों पर पड़ी। उनमें एंटी डिप्रेसेंट और नींद की गोलियों की शीशियां थीं। लेबल देखते ही मेरा दिल बैठ गया। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। तुमने पहले कहा था अगर मेरा कोई घर नहीं रहा तो तुम मेरी बहन बनोगी और हमेशा मेरा ख्याल रखोगी। क्या वो बात अभी भी सच है? लियो रियान बहुत देर तक चुप रही। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, सच है। मैं खुशी से उसे कसकर गले लगा बैठा। तो आज से तुम मेरी असली दी हो और मैं तुम्हारा इकलौता छोटा भाई। मैंने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। अब से हम ही एक दूसरे का परिवार हैं। फिर मैंने मुस्कुराकर कहा, दीदी मुझे भूख लगी है। मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। वो जैसे थोड़ी देर के लिए चौंक गई। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, ठीक है, मैं सब्जी लेने जा रही हूँ। क्या खाना है? मैंने बिना सोचे कहा, टमाटर अंडे की सब्जी और जो मन करे ले आ। उसने सिर हिलाया और बाहर चली गई। जैसे ही वो गई मैंने मेज़ पर रखी सारी दवाइयाँ उठाकर दराज में छिपा दी। लेकिन कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा वो इतनी जल्दी वापस आ गई, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही मेरा चेहरा उतर गया। बाहर फांग शिया खड़ी थी। उसका चेहरा बेहद भारी था। मैंने ठंडे स्वर में पूछा, अब क्या चाहिए? उसने बिना कुछ कहे मेरा हाथ पकड़ा और बाहर खींचने लगी। तुम मेरे साथ चल रहे हो। मैंने झटके से हाथ छुड़ा लिया। कहाँ? घर। उसकी आवाज़ में थकान साफ थी। फांग युआन, अब बहुत हो गया। चाहे तुम जितना नाटक कर लो, तुम किसी अजनबी औरत के घर अब हमेशा जबकि नहीं हम रह लोग सकते। पिछले पिछले जन्म की यादों के साथ वापस आए हैं तो पुरानी बातें भूल जाओ। अगर तुम घर लौट आओगे और समझदारी से रहोगे तो मैं और माँ पापा तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। बस हर समय फांग हाउ से मुकाबला करने की कोशिश मत करना। मैंने शांत स्वर में पूछा, अगर मैं कहूँ कि मेरे घर लौटने की शर्त सिर्फ एक है, फांग हाउ को घर छोड़ना होगा, क्या तुम मान जाओगी? हवा जैसे अचानक जम गई। फांग शिया अविश्वास से मुझे देखने लगी। फिर उसकी आंखों में नफरत भर गई। मैं जानती थी, तुम अंदर से हमेशा इतने जहरीले ही थे। तुम आखिर क्यों फांग हाओ को निकालना चाहते हो? सपने देखना बंद करो। वो इतने सालों से माँ पापा के साथ है। उनके लिए वो अपने सगे बेटे जैसा है। मैं हल्का सा हंस पड़ा। देखा, मैंने सिर्फ एक कल्पना की बात कही और तुम्हारा यह हाल हो गया। शुरू से ही मेरे और फांग हाओ के बीच सब कुछ असमान था। क्या तुम लोगों ने कभी मेरे बारे में सोचा? क्या मैं खुद अपनी मर्जी से अगवा हुआ था? जो साल मैंने नरक में बिताए, क्या तुम जानती भी हो मैं कैसे जिया? फिर क्यों मुझे इतना महान बनकर अपना हक किसी और के साथ बांटना चाहिए? फांग शिया अचानक चीख पड़ी। अगर तुम खुद इतने जिद्दी होकर वहां खेलने नहीं गए होते तो अगवा ही नहीं होते। इसमें दूसरों की क्या गलती है? मैंने धीरे धीरे सिर उठाया। मेरी नजरें चाकू जैसी ठंडी थीं। मैं एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ा। तुम्हें यकीन है कि मैं खुद वहां गया था? फांग शिया का चेहरा पल भर में सफ़ेद पड़ गया। मैं समझ गया, उसे सब याद आ चुका था। जब मैं 7 साल का था उसी ने जिद करके मुझे सुनसान मक्के के खेतों में खेलने लगी थी। मैं अंदर जाने से डर रहा था, लेकिन उसने मुझे डरपोक कहकर मेरा हाथ झटक दिया और खुद अंदर भाग गई।
कुछ ही देर बाद उसकी चीख सुनाई दी। हालांकि मैं बहुत डरा हुआ था, फिर भी मैं लड़खड़ाते हुए उसे ढूंढने अंदर गया और वहीं मेरी मुलाकात उन तस्करों से हुई। मैं भागने की कोशिश करते हुए गिर पड़ा। मैंने रोते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, दीदी मुझे बचाओ। लेकिन उसने बस एक बार मेरी तरफ देखा और रोते हुए पीछे मुड़े बिना भाग गई। फांग शिया की सांसें तेज हो गईं। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। मैं उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अनलाइब, उधारो। पिछले जन्म में तुम हमेशा लोगों से कहती थी कि मैं खुद खेलने गया था, इसलिए अगवा हुआ। तो अब मेरी आंखों में देखकर सच बताओ, उस दिन असल में क्या हुआ था? उसके होंठ कांपने लगे, लेकिन उससे एक शब्द भी नहीं निकला। मैं हंस पड़ा, लेकिन मेरी हंसी में सिर्फ दर्द था। तुम हमेशा कहती थी कि मैं जहरीला इंसान हूँ, लेकिन मुझे ऐसा बनाने वाला कौन था? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। उसकी आंखें लाल हो गईं। वो कांपती आवाज में बोली, ऐसा नहीं था। मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। मैं बाद में वापस भी आई थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन तब तक तुम गायब हो चुके थे। मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। अब ये सब मायने नहीं रखता। पिछले जन्म में आखिर में तुमने मेरी जान बचाई थी। हमारा हिसाब उसी दिन बराबर हो गया। क्योंकि तुम लोग मेरे और फांग हाओ के साथ बराबरी नहीं कर सकते, तो कृपया अब मेरी जिंदगी से दूर रहो। फांग शिया जैसे अपनी आत्मा खो चुकी हो, ऐसे वहां से चली गई। मैं दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि तभी मोड़ से लियो रुयान दिखाई दी। उसके हाथों में सब्जियों का थैला था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ चली आई। मैं वापस आ गई। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। हाँ, अभी आई। उसने बस हल्के से सिर हिलाया। उस रात उसने मेरे लिए खाना बनाया। हालांकि वो सिर्फ साधारण टमाटर अंडे की सब्जी और हरी सब्जियों का सूप था, लेकिन मैं ऐसे खा रहा था जैसे जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट खाना हो। 2 जन्मों में पहली बार किसी ने सिर्फ मेरे लिए खाना बनाया था। जब मैं अगवा करके ले जाया गया था, तब हर दिन मार खाने के अलावा मुझे घर के सारे काम भी करने पड़ते थे। मैं पूरे परिवार की सेवा करता था, लेकिन खाने के लिए हमेशा बचा हुआ बासी खाना ही मिलता। बाद में जब मैं फांग शिया के साथ एक ही घर में रहने लगा, तब मैंने बहुत उम्मीदों के साथ उसके लिए एक बार खाना बना था, लेकिन उसने पूरा खाना ज़मीन पर फेंक दिया। उस दिन उसकी आंखें लाल थीं। वो मुझ पर चीख रही थी, मुझे खुश करने की कोशिश मत करो। माँ, पापा और छोटे भाई की मौत के लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। ये सब याद करते करते पता ही नहीं चला कब आंसू मेरे कटोरे में गिरने लगे। लियो रियान घबरा गई। वो जल्दी जल्दी मेरे आंसू पोंछने लगी। क्या खाना इतना खराब बना है? मैं बहुत समय बाद किसी के लिए खाना बना रही हूँ, अगर अच्छा नहीं है तो मैं दोबारा बना देती हूँ। मैंने जल्दी से सिर हिलाया, फिर अचानक उसे कसकर गले लगा लिया। मैं रोते हुए बोला, नहीं, बहुत स्वादिष्ट है। दीदी, क्या तुम मुझे पूरी जिंदगी खाना बनाकर खिलाओगी? उसका शरीर हल्का कांप गया। कुछ पल बाद उसने जैसे कोई फैसला कर लिया। उसने धीरे से मेरी पीठ थपथपाई। हाँ, अगले दिन लियो रियान मुझे नया पहचान पत्र बनवाने गई। मेरा नया नाम रखा गया, लियो युआन। अब मेरी एक नई पहचान थी। अगले 2 सालों में हम बिल्कुल असली भाई बहन की तरह साथ रहे। लियो रियान बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसने मुझसे जो भी वादा किया कभी नहीं तोड़ा। और मैंने भी जान लगाकर पढ़ाई की। दिन रात मेहनत करने के बाद आखिरकार मैं अपने सपनों की यूनिवर्सिटी नांदा में दाखिल हो गया। जिस दिन दीदी मुझे एडमिशन दिलाने ले गई, वो मेरे लिए कैंपस कार्ड बनवा रही थी और मैं पेड़ की छांव में उसका इंतजार कर रहा था। तभी अचानक मेरी नज़र फांग परिवार पर पड़ी। वे लोग बेहद खुशी से फांग हाओ को यूनिवर्सिटी छोड़ने आए थे। मैं चुपचाप उन्हें देखता रह गया। माँ पापा के चेहरों पर जो खुशी थी, वो मैंने पिछले जन्म में कभी अपने लिए नहीं देखी थी। उसी समय फांग शिया ने मुझे देख लिया। वो तुरंत तेज़ी से मेरी तरफ आई और मुझे पेड़ के पीछे खींच लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ पापा अभी तक तुम्हारे बारे में नहीं जानते। फांग हाओ अभी 12वीं में था, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि उसकी पढ़ाई पर असर पड़े। वैसे मैंने जो हर महीने तुम्हें पैसे भेजे थे वो मिले। वो थोड़ा सोच में पड़ गया। मुझे याद आया कि हर महीने मेरे अकाउंट में एक अनजान ट्रांसफ़र आता था, लेकिन मैंने हर बार वो पैसे वापस भेज दिए थे। मैं नहीं चाहता था कि मेरा उससे कोई रिश्ता रहे, और मैं नहीं चाहता था कि लियो रियान मुझे ढूंढते हुए परेशान हो। मैंने शांत स्वर में कहा, मुझे जाना है। लेकिन उसने मेरा रास्ता रोक लिया। नहीं, तुम अभी बाहर नहीं जा सकते। फांग हाओ ने बड़ी मुश्किल से नानबा में एडमिशन लिया है। पूरा परिवार बहुत खुश है। अगर तुम अचानक सामने आ गए तो, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए शांत स्वर में बात पूरी की, तो तुम्हारे परिवार की खुशी खराब हो जाएगी, यही कहना चाहती हो ना? मैं हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन मैं भी यहाँ पढ़ने आया हूँ। फांग शिया की आवाज़ अचानक तेज हो गई। फांग युआन, मजाक मत करो। तुम नानदा में दाखिला ले सकते हो? पिछले जन्म की यादें अचानक दिमाग में उमड़ पड़ी। माँ पापा की मौत के सदमे और इतने सालों तक पढ़ाई से दूर रहने की वजह से मेरी पढ़ाई बहुत कमज़ोर थी। मैंने कई बार परीक्षा दी, लेकिन कॉलेज तक में दाखिला नहीं ले पाया। तब फांग शिया अक्सर मेरा मजाक उड़ाती थी, तुम जैसे बेवकूफ़ इंसान से ज़िंदगी भर यूनिवर्सिटी पास नहीं होगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी नज़रों से दूर मैं कभी रुका नहीं। मैं धीरे धीरे किताबें पढ़ता रहा। बस एक सपना था, एक दिन नांदा यूनिवर्सिटी पहुंचने का।
उधर फांग हाओ इधर उधर फांग शिया को ढूंढने लगा था। वो घबरा गई और मुझे धक्का देकर बोली, तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ, चिंता मत करो, मैं बाद में तुम्हारी भरपाई कर दूंगी। उसने सिक्योरिटी गार्ड्स को भी बुला लिया। ये इंसान हमारी यूनिवर्सिटी का नहीं है, इसे बाहर निकालो। गार्ड्स मेरे करीब आने लगे। तभी अचानक पीछे से एक ठंडी आवाज सुनाई दी, रुको। मेरे भाई को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने कर देखा, लियू रियान वहां खड़ी थी। दीदी। मैं तुरंत फांग शिया का हाथ झटकर उसके पास भाग गया। फांग शिया वहीं स्तब्ध खड़ी रह गई। जब उसने मुझे और लियू रियान को इतना करीब देखा तो उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। फांग युआन, ये यहाँ क्या कर रही है? मैंने झुंझला कर कहा, मैं फांग युआन नहीं, लियू युआन हूँ, और अगर तुमने हाथ नहीं छोड़ा तो मेरी दीदी तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। फांग शिया गुस्से में अपना आपा खो बैठी। तुम दोनों पिछले 2 सालों से अकेले साथ रह रहे हो, कौन जाने तुम दोनों का रिश्ता सच में भाई बहन का है भी या नहीं। चटाक। उसकी बात पूरी होने से पहले ही लियू रियान ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। फांग शिया लड़खड़ाकर पीछे हट गई। उसके होंठ के कोने से खून निकल आया। वो गुस्से में हाथ उठाने ही वाली थी कि लियो रुयान ने मेरा एडमिशन लेटर निकालकर सबके सामने खोल दिया। उसकी आवाज शांत लेकिन बेहद ठंडी थी। मेरा भाई इस साल नालंदा यूनिवर्सिटी का छात्र है। उसने अपनी मेहनत से यहाँ दाखिला लिया है। तुम लोग उसे बाहर निकालने वाले कौन होते हो? आसपास खड़े लोगों के चेहरे तुरंत बदल गए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने तुरंत मुझसे माफी मांगी और उल्टा फांग शिया को वहां से जाने को कहने लगे। फांग शिया को जब सच में पता चला कि मैंने नालंदा में दाखिला पा लिया है तो उसकी आंखों में सिर्फ पछतावा था। उसने धीमे स्वर में कहा, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम सच में यहाँ तक पहुंच जाओगे। लेकिन तभी उसने देखा कि माँ पापा की नजर हमारी तरफ पड़ चुकी थी। वे लोग हमारी तरफ आने लगे थे। वो तुरंत घबरा गई और बिना बात पूरी किए वहां से चली गई। मैं चमकती आंखों से लियू रुयान की तरफ देखने लगा। दीदी तुम बहुत कमाल हो। अभी उनके चेहरे खे थे, डर के मारे हालत खराब हो गई थी। लियू रुयान हल्का सा मुस्कुराई। उसने मेरे सिर पे हाथ फेरा। थोड़ा सीख लो अपनी दीदी से, ताकि भविष्य में कोई तुम्हें आसानी से परेशान ना कर सके। मुझे लगा बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन किस्मत जैसे बार बार मेरा मजाक उड़ाना चाहती थी। जब मैंने अपने डॉर्म का दरवाज़ा खोला तो अंदर फांग परिवार मौजूद था। माँ पापा फांग हाओ का बिस्तर लगा रहे थे। माँ ने मुझे देखते ही कांपती उंगली से मेरी तरफ इशारा किया। तुम। मैंने उनकी बात बीच में ही काट दी। मैंने लियू रुयान का हाथ पकड़ लिया और शांत स्वर में कहा, मेरा नाम लियू युआन है, ये मेरी दीदी हैं। माँ पापा की आंखों में साफ निराशा दिखाई दी। जब वे लोग जाने लगे तब भी माँ बार बार पीछे मुड़कर मुझे देख रही थी। उनकी आंखों में गहरा दुख था। फांग शिया शायद मुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन फांग हाओ ने उसे बाहर धकेल दिया। दीदी मैं खुद सब संभाल लूंगा, आप माँ पापा के साथ जाइए, मुझे अपने नए रूममेट से मिलना है। फांग शिया के जाने के बाद फांग हाओ अचानक बहुत अपनापन दिखाने लगा। वो मेरा हाथ पकड़कर बोला, चलो साथ में ज़रूरी सामान खरीदने चलते हैं। मैं उसके साथ बाहर चला गया, लेकिन जैसे ही हम सुनसान पेड़ों वाले रास्ते पर पहुंचे उसने तुरंत मेरा हाथ छोड़ दिया। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसने ठंडी निगाहों से मुझे देखा। मुझे तुम्हें क्या बुलाना चाहिए, लियू युआन या फांग युआन? मैं एक पल के लिए चुप रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे पहले से मेरे बारे में सब पता होगा। वो धीरे से हंसा। दीदी ने बहुत पहले ही मुझसे वादा किया था कि फांग परिवार में हमेशा सिर्फ एक ही बेटा रहेगा। मैं चुप हो गया। लगता था फांग शिया सच में उससे बहुत प्यार करती थी, यहाँ तक कि उसने उसे मेरे अस्तित्व तक के बारे में बता दिया था। फांग हाओ की आंखों में बेचैनी थी। इन सालों में मैंने बहुत मेहनत की है। माँ पापा और दीदी को खुश करने के लिए मैंने सब कुछ किया। मेरे असली माता पिता मुझे नहीं चाहते, मैं कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन इस परिवार को मैं आसानी से तुम्हें नहीं दूंगा, चाहे तुम उनके असली बेटे ही क्यों ना हो। मैंने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, मैं फार्म परिवार वापस नहीं जाऊंगा। वो एक पल के लिए चौंक गया। क्यों? मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि मेरे पास पहले से एक बहुत ज़रूरी इंसान है। जिस तरह तुम अपने परिवार को खोना नहीं चाहते, उसी तरह मैं भी उसे खोना नहीं चाहता। फांग हाओ शायद पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन उसकी आंखों में मौजूद दुश्मनी धीरे धीरे कम हो गई। उसने मुझे अजीब नज़रों से देखा। तुम दीदी के बताए हुए इंसान जैसे बिल्कुल नहीं हो। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैंने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि फांग शिया ने मेरे बारे में उससे क्या कहा था, क्योंकि अब वो बातें मेरे लिए मायने नहीं रखती थी। उसके बाद मैंने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया। मेरे रिसर्च पेपर अंतर्राष्ट्रीय टॉप जर्नल्स में छपने लगे। इंटरनेशनल प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता में मैंने अपनी टीम को चैंपियन बनाया और पूरे विभाग में पहला स्थान हासिल करके राष्ट्रीय छात्रवृत्ति भी जीती। मेरी जिंदगी आखिरकार शांत होने लगी थी, लेकिन ये शांति ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकी। एक दिन फांग परिवार के माँ बाप मुझे ढूंढते हुए यूनिवर्सिटी आ पहुंचे। उनकी आंखें लाल थीं। माँ कांपती आवाज में बोली, हमने डीएनए टेस्ट करवा लिया है। शिया युआन, तुम सच में हमारे बेटे हो। हमारे साथ घर चलो, ठीक है? फांग शिया भी बगल में खड़ी थी। उसकी आंखों में उम्मीद भरी हुई थी। मैंने माँ पापा को तुम्हारी सारी उपलब्धियों के बारे में बताया। तुम्हारे नालंदा में दाखिले से लेकर तुम्हारे अवार्ड्स तक उन्हें तुम पर बहुत गर्व है। मैं धीरे से एक कदम पीछे हट गया। माफ़ कीजिए, लेकिन मैं आपके साथ वापस नहीं जा सकता। मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद कर सकता हूँ। मेरी बात सुनते ही फांग शिया का चेहरा बदल गया। तुम मना कर रहे हो? लेकिन पहले तो तुम। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैंने पहले ही साफ कहा था, इस जन्म में मैंने कभी फांग परिवार लौटने के बारे में सोचा ही नहीं। अब मैं लियू युआन हूँ।
आपका बेटा और भाई फांग हाओ है, मैं नहीं। माँ अचानक मेरे पास आ गई और मुझे कसकर गले लगा लिया। उनके आंसू मेरे कंधे भिगोने लगे। शियाओ युआन, तुम्हारे खो जाने के बाद हर दिन मैं तुम्हें याद करके रोती थी। तुम हमें कैसे छोड़ सकते हो? मैंने उनकी आंखों में देखते हुए शांत स्वर में पूछा। अगर मैं वापस आ गया तो फांग हाओ का क्या होगा? माँ चुप हो गई। कुछ पल बाद उन्होंने मुश्किल से कहा, हम तुम्हारी भरपाई करेंगे। जो कुछ तुम्हें नहीं मिला सब वापस देंगे। तुम्हारे पापा की कंपनी के शेयर, घर सब तुम्हें देंगे। फिर उन्होंने फांग हाओ की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत मुश्किल फैसला लेने जा रहे हो। अगर अगर तुम सच में चाहते हो कि फांग हाओ घर छोड़ दे तो हम उसे भेज देंगे। वैसे भी अब वो बड़ा हो चुका है, वो समझ जाएगा। फांग हाओ का चेहरा पल भर में सफ़ेद पड़ गया। वो अविश्वास से अपने परिवार को देखने लगा। लेकिन फांग शिया ने उसकी तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं की। वो सिर्फ मेरी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी। शियाओ युआन, उस दिन तुम्हारी बातें सुनने के बाद मैं पहाड़ों में गई थी। तब जाकर समझ पाई कि तुमने कैसी ज़िंदगी जी थी। मैं मानती हूँ मैं अंधी थी। तुम मेरे असली छोटे भाई थे, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें चोट पहुंचाई। क्या तुम मुझे अपनी गलतियां सुधारने का एक मौका नहीं दे सकते? तभी पाप भी बोले, तुम्हारी माँ और बहन सही कह रही हैं। अगर तुम वापस आ जाओगे तो तुम्हारी हर बात मानी जाएगी। हम तुम्हें बाहर अकेला नहीं छोड़ सकते। उसी पर मुझे सब समझ आ गया। पिछले जन्म में मैं एक अनपढ़, गरीब और टूटा हुआ बच्चा था, जबकि फांग हाओ वो बेटा था जिसे उन्होंने सालों तक प्यार से पाला था। लेकिन इस जन्म में मैं सफल था। मेरी कीमत अब फांग हाओ से कहीं ज़्यादा हो चुकी थी। मैंने फांग शिया की तरफ देखा और धीरे से कहा, तुम अब भी पहले जैसी ही हो। जब कोई चीज़ खोने लगती है तभी उसकी कीमत समझ आती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और मैं फांग परिवार वापस नहीं जाना चाहता। फिर मैंने फांग हाओ की तरफ देखा। वो बिल्कुल चुप खड़ा था। मैंने धीमे स्वर में कहा, वो तुम सबसे बहुत प्यार करता है। उसे मेरे जैसा मत बनाओ। किसी एक इंसान को चोट पहुंचाकर दूसरे के लिए प्यार साबित करना बहुत घटिया बात होती है। माँ पापा अचानक एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर माँ झिझकते हुए बोली, लेकिन लियो रुयान तो हमें तुम्हें वापस ले जाने की अनुमति दे चुकी है। मेरे दिमाग में जैसे अचानक कुछ फट गया। मैंने उनकी बाकी बातें सुने बिना ही दौड़ लगा दी। पीछे से सब लोग मुझे पुकार रहे थे, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने सबसे पहली ट्रेन पकड़ी और सीधे घर लौट आया। लेकिन दरवाज़ा खोलते ही मेरे कदम जम गए। घर बिल्कुल खाली था। हर चीज़ करीने से रखी हुई थी। इतना साफ जैसे वहाँ कभी कोई रहा ही हो। लियो रुयान, मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं फर्श पर बैठ गया और बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। तुम झूठी हो। तुमने कहा था कि हम हमेशा परिवार रहेंगे। तभी पीछे से एक परिचित आवाज़ आई, फांग युआन। मैंने तुरंत सिर उठाया। लियू रियान दरवाजे पर खड़ी थी। मैं भागकर उसके पास गया और उसे कसकर गले लगा लिया, जैसे डर हो कि अगर छोड़ा तो वो फिर गायब हो जाएगी। मैं रोते हुए बोला, तुम कहाँ चली गई थी? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उसने धीमे स्वर में कहा, घर वापस जाना गलत नहीं है। मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे माँ पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो तुम्हें मुझसे कहीं बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। मैंने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। आंसू लगातार बह रहे थे। लेकिन वो तुम नहीं हो। उनकी अपनी जिंदगी है, लेकिन मेरी दुनिया में सिर्फ तुम हो। लियू रियान बहुत देर तक चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। उस रात लियू रियान ने बहुत सारे पकवान बनाए। मैं पूरे समय उत्साह से उसे यूनिवर्सिटी की बातें सुनाता रहा। दीदी, अब तुम्हारा छोटा भाई बहुत होशियार हो गया है। मैंने सोचा है कि तीसरे साल में विदेश एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अप्लाई करूंगा। पूरा खर्च यूनिवर्सिटी उठाएगी और मैं फैमिली साथ ले जाने की परमिशन भी लेने वाला हूँ। फिर मैं तुम्हें भी अपने साथ विदेश घुमाने ले जाऊंगा। तुम हमेशा कहती थी ना कि एक बार बाहर की दुनिया देखना चाहती हो। लियू रुयान बस चुपचाप मेरी बातें सुनती रही। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। मैं अपनी खुशी में इतना खोया हुआ था कि मुझे ये एहसास ही नहीं हुआ। उसका चेहरा लगातार पीला पड़ता जा रहा था। काफ़ी देर बाद जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने उसे पुकारा, दीदी। मैंने देखा वो मेज़ पर चुपचाप झुकी हुई थी। मैं हड़बड़ा गया, क्या तुम बहुत थक गई हो? यहाँ मत सो, सर्दी लग जाएगी। मैं उसे सहारा देकर कमरे तक ले जाने ही वाला था कि अचानक मेरी नज़र लाल रंग पर पड़ी। उसके होठों के किनारे से खून बह रहा था। मेज़ पर भी खून की छोटी सी धार फैल चुकी थी। मैं घबरा गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर की रिपोर्ट देखते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। रिपोर्ट पर लिखा था, अंतिम चरण का हृदय विफलता रोग। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, उसे जन्म से दिल की बीमारी थी। ऊपर से जब वो तस्करों के हाथ लगी थी तब उसे जहरीले प्रतिबंधित इंजेक्शन दिए गए थे। इतने साल जिंदा रह पाना ही किसी चमत्कार से कम नहीं। उसी पर मुझे समझ आया, पिछले कुछ सालों में वो इतनी दुबली और कमज़ोर क्यों होती जा रही थी। और मुझे ये भी समझ आ गया कि पिछले जन्म में वो मुझे ढूंढने कभी क्यों नहीं आए। शायद उस दुनिया में वो बहुत पहले ही मर चुकी थी। लियू रियान लगातार बेहोश पड़ी रही। मैं हर जगह भागता फिरा, हर डॉक्टर, हर अस्पताल से पूछता, क्या उसे बचाने का कोई तरीका है? लेकिन जवाब हमेशा एक ही था, हार्ट ट्रांसप्लांट। लेकिन सही दिल मिलना बहुत मुश्किल था।
और उससे भी मुश्किल था ऐसा सर्जन ढूंढना जो ऑपरेशन करने को तैयार हो। कई दिनों बाद आखिरकार लियो रुयान को होश आया। मैं लाल आंखों से उसे देखते हुए बोला, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो कमज़ोर से मुस्कुराई। जिस बीमारी का इलाज ही नहीं, उसे बताकर सिर्फ तुम्हें परेशान करना था। मैंने उसकी उंगलियां कसकर पकड़ ली। और मेरा क्या? क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा? वो छत की तरफ देखने लगी। बहुत देर बाद उसने धीरे से कहा, शियाओ युआन, मैंने तुम्हारे भविष्य का इंतजाम कर दिया है। मेरे बिना भी तुम अच्छी जिंदगी जी लोगे। चिंता मत करो, मैंने वसीयत। बस। मैं अचानक चिल्ला पड़ा, मुझे कोई भविष्य नहीं चाहिए। तुम मेरे लिए रास्ते तैयार करने में लगी हो, लेकिन खुद जीने की कोशिश तक नहीं कर रही। मेरी आवाज टूटने लगी। तुम्हें मरना इतना आसान लगता है? क्या तुमने सोचा है कि मैं कितना टूट जाऊंगा? मैं बुरी तरह रोने लगा। उसका हाथ पकड़कर विनती करते हुए बोला, कृपया एक बार और कोशिश करो मेरे लिए। मैंने पता कर लिया है, देश का सबसे बड़ा हार्ट ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट अभी यहीं है। अगर सही दिल मिल गया तो तुम्हारा ऑपरेशन हो सकता है। तुम ठीक हो जाओगी। मेरी आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। लियू रुयान काफी देर तक मुझे देखती रही। फिर उसके चेहरे पर बेहद नरम मुस्कान आई। ठीक है, तो एक बार फिर कोशिश करते हैं। उसी समय डॉक्टर अचानक कमरे में घुसा। उसके चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। मिल गया। उसे मैच करने वाला दिल मिल गया। और ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर भी तैयार हो गया है। ये सब फांग हाओ की वजह से हुआ। उसके प्रोफेसर ने खुद इस केस के लिए सिफारिश की है। मैं इतनी राहत महसूस कर रहा था कि शब्द नहीं निकल रहे थे। मैं बार बार फांग हाओ का धन्यवाद करने लगा, लेकिन उसने सिर्फ सिर हिलाया। धन्यवाद मत कहो। मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे करना चाहिए था। लेकिन ऑपरेशन से ठीक पहले फांग शिया अस्पताल आ गई। उसके चेहरे पर जटिल भाव थे। वो धीरे से बोली, पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ़ करना। घर वालों से जिद मत करो। माँ बाप सच में तुम्हें बहुत याद करते हैं। जब लियू रुयान ठीक हो जाए तो घर वापस आ जाना। मैंने शांत स्वर में कहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ, मेरा घर अब लियू परिवार है। फांगशिया की आंखें लाल हो गईं। क्या तुम्हारे लिए वो लियू रुयान इतनी ज़रूरी है? मैंने ठंडी आवाज़ में कहा, अगर तुम सिर्फ ये बातें करने आई हो तो मैं जा रहा हूँ। दीदी अभी मेरा इंतज़ार कर रही है। दीदी? वो अचानक हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में कड़वाहट थी। तुम हर दिन उसकी सेवा करते फिरते हो। उस औरत में आखिर ऐसा क्या है? मैंने उसकी तरफ देखा। ये मेरी जिंदगी है, तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं। लेकिन वो जैसे अपना आपा खो बैठी। दखल नहीं दूं? तुम्हें पता है तुम्हारे लिए परिवार ने कितना पैसा खर्च किया है? हार्ट ट्रांसप्लांट की सफलता की संभावना इतनी कम होती है। इतना पैसा बर्बाद करने का क्या फायदा? और वैसे भी उसकी हालत देखकर लगता है वो ऑपरेशन के बाद भी कितने साल जिंदा रहेगी। चटाक। मैंने बिना एक पल सोचे उसे जोरदार थप्पड़ मत दिया। फांगशिया अवाक रह गई। उसने कांपते हाथ से अपना गाल छुआ। तुमने मेरे लिए उसे मारा? फांग युआन, होश में आओ। मैं तुम्हारी सगी बहन हूं। वो बीमार औरत तुम्हारे लिए आखिर है क्या? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, मेरे दिल में लियू रुयान ही मेरी असली बहन है। तुम लोगों का पैसा मैं लौटा दूंगा, एक एक पैसा। अ, लेकिन उसे बचाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर मैं मुड़ गया। पीछे से फांग शिया की टूटी हुई चीख सुनाई दी। फांग हाओ उसके पास खड़ा था। उसने जटिल भावों से अपनी बहन को देखा। दीदी, क्या आपने कभी सोचा कि ये थप्पड़ आपने खुद कमाया है? आप तो उससे रिश्ता सुधारना चाहती थी। फिर आपने ऐसी बातें क्यों कही? और आपने मुझे उसे सच बताने से भी रोका। असल में ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर मेरा प्रोफेसर नहीं है। उसे तो आपने 3 दिन तक घुटनों पर बैठकर विनती करके तैयार किया था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर मैंने लियू रुयान का हाथ कसकर पकड़ रखा था। वो बहुत कमजोर दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार जीने की इच्छा दिखाई दे रही थी। वो धीरे से मुस्कुराई। फांग युआन, अब मैं सच में जीना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ बहुत लंबा वक्त बिताना चाहती हूँ। मैंने तुरंत सिर हिलाया। मेरे आंसू लगातार उसके हाथ पर गिर रहे थे। हाँ जरूर, हम साथ रहेंगे। बहुत लंबे समय तक ऑपरेशन थिएटर की लाइट जल उठी। मैं बाहर खड़ा हाथ जोड़कर लगातार प्रार्थना करता रहा। मैं चमत्कार मांग रहा था, और शायद चमत्कार सच में हो भी गया। कुछ देर बाद एक नर्स बाहर आई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ऑपरेशन बहुत सफल रहा है। मरीज की हालत फिलहाल स्थिर है। सबसे मुश्किल हिस्सा पार हो चुका है। मैं खुशी से लगभग रो पड़ा। मेरे दिमाग में उसकी स्वस्थ मुस्कान घूमने लगी। मुझे लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने लगा। ऑपरेशन थिएटर की लाइट अब भी जल रही थी, फिर भी अंदर से कोई खबर नहीं आ रही थी। काफी देर बाद मुख्य डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान और अफसोस साफ दिखाई दे रहा था। मेरा दिल अचानक डूब गया। मैं घबराकर खड़ा हो गया। डॉक्टर, मेरी दीदी कैसी है? मेरी आवाज़ कांप रही थी। क्या ट्रांसप्लांट में कोई दिक्कत हुई? क्या शरीर ने नया दिल स्वीकार नहीं किया? मैंने पढ़ा है कि उसका दूसरा इलाज भी होता है। आप लोग। डॉक्टर ने धीरे से सिर हिला दिया। उन्होंने मेरी बात बीच में ही रोक दी। उनकी आवाज़ बहुत भारी थी। अभी अभी दिल दान करने वाले व्यक्ति के परिवार ने दान से इनकार कर दिया।
मेरे कानों में जैसे विस्फोट हुआ। क्या मतलब इनकार? ऐसा कैसे हो सकता है? सारे कागज पहले ही साइन हो चुके थे। मैंने बेकाबू होकर डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऑपरेशन शुरू हो चुका है। मेरी दीदी का दिल निकाल दिया गया है। वो नए दिल का इंतजार कर रही है। अब आप कह रहे हैं कि दान नहीं होगा? मेरी आवाज़ टूट चुकी थी। तभी फांग परिवार भी भागते हुए वहां पहुंचा। फांग शिया ने मुझे पकड़ लिया। शिया युआन, शांत हो जाओ। डॉक्टर बेबस आवाज में बोले, दान करने वाले ने अपनी जिंदगी में अंगदान की सहमति दी थी, लेकिन उसके परिवार ले अचानक पीछे हट गए। उनका कहना है कि शरीर से अंग निकालने पर मरने वाले की आत्मा अगले जन्म में अधूरी रह जाएगी। हमें परिवार की इच्छा का सम्मान करना पड़ेगा। मेरे पूरे शरीर से ताकत खत्म हो गई। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने धीमे स्वर में कहा, जाकर उससे आखिरी बार मिल लो। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। लियोरियान बिस्तर पर शांत लेटी हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे वो सिर्फ सो रही हो। लेकिन मैं जानता था वो अब कभी नहीं जागेगी। कभी मुझे धीरे से शिया युआन कहकर नहीं पुकारेगी। कभी घर पर मेरा इंतजार नहीं करेगी। असल में जब मैंने उसे पहली बार देखा था, तभी समझ गया था कि वो जीना नहीं चाहती। उसकी मेज़ पर रखी दवाइयाँ एंटी डिप्रेसेंट थीं, और नींद की गोलियों की आधी खाली बोतल भी वहीं थी। मैंने सिर्फ हमारे बीच के वादे की वजह से उसे ज़िंदगी से बांध रखा था। उसने जीने की कोशिश भी की, लेकिन आखिर में मैं फिर भी उसे रोक नहीं पाया। मैं उसके ठंडे होते शरीर से लिपट गया और टूट कर रो पड़ा। झूठी, तुमने कहा था कि हम हमेशा परिवार रहेंगे। उसकी अंतिम यात्रा वाले दिन हल्की बारिश हो रही थी। कब्रिस्तान में काली छतरियों की लंबी कतार लगी हुई थी। माँ पापा, फांग शिया और फांग हाओ सब आए थे। माँ लाल आंखों के साथ मेरे पास आईं और मुझे एक लिफाफा दिया। लियू रियान ने हमसे पहली बार मिलने पर यह हमें दे दिया था। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक वसीयत थी। उसने अपनी सारी बचत और घर मेरे नाम कर दिया था। माँ की आवाज़ भर्रा गई। उसने हमसे कहा था, अगर तुम हमारे साथ वापस जाना चाहो तो हम तुम्हें प्यार से रखें, लेकिन अगर तुम नहीं जाना चाहो तो ये पैसा तुम्हें अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने देगा। फांग युआन तुम्हें सच में बहुत अच्छी बहन मिली थी। वो तुम्हारे प्यार के लायक थी। फांग शिया थोड़ी दूर खड़ी थी। बारिश उसके चेहरे पर बह रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि वो बारिश थी या आंसू। वो धीरे धीरे मेरे पास आई। उसकी आवाज़ कांप रही थी। सॉरी, इन सालों में मैंने अपना सारा गुस्सा तुम पे निकाला, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि तुम भी उतने ही पीड़ित थे जितनी मैं। उसने सिर झुका लिया। तुम हमेशा मेरे छोटे भाई थे। गलती मेरी थी। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया। लियू रियान, उसने मुझसे कहीं बेहतर तरीके से तुम्हारा ख्याल रखा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हवा बारिश की बूंदों को उड़ाती हुई कब्र पर लगी उसकी तस्वीर को छू रही थी। कुछ समय बाद मैं लियू रियान द्वारा छोड़े गए पैसों के सहारे विदेश पढ़ने चला गया। एयरपोर्ट पर विदा लेते समय फान हाओ चुपके से मेरे हाथ में एक छोटा सा कागज़ रख गया। उस पर माँ पापा और उसका फ़ोन नंबर लिखा था। नीचे एक लाइन भी थी, भैया, अगर कभी थक जाओ तो घर वापस आ जाना। हम सब तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। मैं हल्का सा मुस्कुराया, फिर वो पर्ची अपनी जेब में रख ली। जब विमान आसमान में उड़ने लगा, मैं खिड़की से बाहर फैले बादलों को देखता रहा। मेरे सीने पर एक छोटा सा लॉकेट लटक रहा था। उसके अंदर मेरी और लियो रियान की एक तस्वीर थी। मैंने उसे हल्के से छुआ और मन ही मन कहा, दीदी धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मुझे पता चला कि इस दुनिया में कोई मुझे सच में प्यार भी करता था। इस बार मैं तुम्हारे हिस्से की ज़िंदगी भी पूरी तरह जीऊँगा।